मैं राजवीर सिंह शुरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मराका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो लेक्चर में अपने थर्ड यूनिट जो थी अल्डिहाइड्स और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स वाली यूनिट कंप्लीट की थी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू फोर्थ यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो पहले देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो क्या होते हैं। ये एक तो प्रकार से फैटी एसिड्स ही हैं जो एल्केनोइक अम्ल की सजातीय श्रेणी के उच्च सदस्य होते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2nO2 होता है और इसमें COH समूह होने के कारण इनको अपन RCOH भी लिख सकते हैं। तो COH समूह को सर्वप्रथम बायर नामक वैज्ञानिक कार्बोक्सिलिक समूह नाम दिया था और इन्हें संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो नामकरण और समावेता, अगर नामकरण और समावेता देखें इसकी, तो एसिटिक अम्ल जैसे है तो इसको पहले इसका मुख्य अवयव जो होता है वो विनेगर होता है। इसको लैटिन भाषा में जो है एसिटम नाम से बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल है जैसे पहला यौगिक इसका, तो इसको सर्वप्रथम जो है डिस्टिलेशन C2 के आसवन से प्राप्त किया था और लैटिन भाषा में इसको फॉर्मिका भी कहते हैं। नामकरण की पद्धति के अंदर दूसरी जो पद्धति है वो डेरिवेटिव पद्धति माना जाता है। जैसे COH है तो इसका डेरिवेटिव किसको मानेंगे अपन, मेथिल एसिटिक अम्ल, फिर डाईमेथिल एसिटिक अम्ल, फिर एथिल एसिटिक अम्ल और ट्राईमेथिल एसिटिक अम्ल। तो इन पद्धतियों तो आजकल ज़्यादा नहीं है प्रचलित। अब आजकल जो है ज़्यादा IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो ज़्यादा प्रचलित है। तो इस IUPAC पद्धति के अंदर इसमें इन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो सफिक्स लगता है वो COH के लिए ओइक अम्ल लगता है यानी अल्केनोइक अम्ल। जैसे HCOH है तो इसको अपन बोलेंगे मेथेनोइक अम्ल। अगर CH3COH है तो इसका नाम होगा IUPAC एथेनोइक अम्ल। जैसा कि इस सारणी में दे रखा है, नीचे कई एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो आसानी से। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, फिर प्रोपेनोइक अम्ल है। यानी क्रमांकन जो शुरू करते हैं वो न्यूनतम क्रमांक जो है वो COH समूह को दिया जाएगा, 1 नंबर क्रमांक। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते जाएंगे, जिधर प्रतिस्थापी है फिर उसको न्यूनतम क्रमांक देंगे। जैसे ये 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल है और ये वेलरिक एसिड कॉमन नेम है, फिर पेंटोनोइक अम्ल है, आइसोवेलरिक 2-मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड है। तो इस प्रकार से ये फिर प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। प्रतिस्थापित का मतलब भी यही है कि COH के साथ अन्य कोई श्रृंखला जुड़ी हुई हो, जैसे 2-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक अम्ल है या 2-प्रोपेनोइक एसिड है या 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल है। इस प्रकार के जो कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं। फिर सक्रिय कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण आ सकते हैं। जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको अपन बेंजोइक अम्ल बोल सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसे इसमें बेंजीन की सीधी सी रिंग ही है एक। और भी अगर रिंग के ऊपर समूह जुड़े हुए हों, जैसे ये COH जुड़ा हुआ है 1 नंबर पर, 4 नंबर पर वो CH3, तो इसको बोलेंगे अपन 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो 1 नंबर क्रमांक इसको दिया अपन ने इस COH को, फिर उसके बाद जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है उसको दिया अपन ने। इसी प्रकार से आगे कंपाउंड दे रखा है, COH भी जुड़ा हुआ है इस रिंग में, OH भी है, CH3 भी है, CN भी है। तो 1 नंबर क्रमांक जो अपन ने COH को दिया, फिर दूसरा OH को 3, 4, 5, 6, तो इसका नाम क्या हो गया 5-साइनो 2-हाइड्रोक्सी 4-मेथिल बेंजोइक एसिड जो है कंपाउंड का नाम दे दिया। इस प्रकार से और भी उदाहरण दे रखे हैं, इनको जो आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में संरचना एवं बंधन को समझने के लिए फॉर्मिक अम्ल का उदाहरण लिया अपन ने, HCOH। तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह, इसमें COH समूह के कार्बन परमाणु की sp2 संकृत अवस्था है, एक समतलीय अणु है और इसका एक कार्बन जो है ऑक्सीजन बंध तथा दूसरा कार्बन ऑक्सीजन बंध की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। इसका बंध कोण का मान जो 120 डिग्री होगा। इस प्रकार से सिग्मा प्लस पाई यानी कार्बन ऑक्सीजन बंध C डबल बॉन्ड O समूह अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह के अनुरूप ही है।
हाइड्रोक्सिल समूह का ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो ऑक्सीजन के परमाणु की वो sp3 संकरित अवस्था होती है। इस ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है कार्बोनिल समूह के पाई निकाय के साथ अतिव्यापित द्वारा जो है स्थानीकृत हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु के एक लोन पेयर युग्म को कार्बोनिल समूह के साथ संयुग्मित करके अपन निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं के द्वारा देख सकते हैं। निम्नलिखित का सेंस इस रिएक्शन से है। ये इस रिएक्शन में देखो HCOOH है, तो HC के साथ डबल बॉन्ड O और एक कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, तो HCO-OH। इस प्रकार से ये रेजोनेंस के द्वारा जो है स्टेबलाइज हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल और बेंजोइक अम्ल के डाइपोल मोमेंट जो है 1.7 डेबाई से 1.9 डेबाई के मध्य होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखें इसकी, तो भौतिक अवस्था में C1 से C9 तक के जो एलिफेटिक अम्ल हैं वो द्रव अवस्था में होते हैं, जबकि इससे ऊपर के जो हैं वो रंगहीन ठोस होते हैं। अधिकांश एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। जल में विलेयता देखो, अगर कार्बन 1 से 4 तक के जो एलिफेटिक अम्ल हैं वो जल में पूर्णतः विलय हैं, परंतु इसके बाद एल्किल समूह का आकार यानी हाइड्रोकार्बन भाग जो है वो बढ़ने के कारण जल में विलेयता जो है वो तेज़ी से घटती है। एरोमेटिक अम्ल जल में अविलय होते हैं। बेंजोइक अम्ल जो है गर्भ जल में घुल जाता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो अणुभार में वृद्धि के साथ इनके क्वथनांक जो हैं वो बढ़ते हैं। साधारणतः कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्यों कि इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जो है इसके अंदर सहगुणन की जो प्रॉपर्टी है वो भी पाई जाती है इसके अंदर। तो इस सहगुणन के कारण इस अतिरिक्त बंध को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊष्मा अपने को देनी पड़ती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और बॉइल्टिंग पॉइंट जो है वो संभवतः अधिक होता है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति अगर देखें तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर RCOOH यानी कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण C डबल बॉन्ड O बंध के पाई इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, अर्थात CO समूह के ध्रुवीय होने पर संरचना निम्न प्रकार जो सेकंड में दिखाई गई है इस संरचना से दिखा सकते हैं अपन। और यहाँ से चूँकि अम्ल क्यों है, क्योंकि इसमें से RCOH है तो H+ आयन निकलता है इसमें से, तो RCO- प्लस H+, और ये RCO- यानी कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये अनुनाद के द्वारा फिर स्थायी हो जाता है। तो इसकी अम्लीय प्रकृति किसके कारण हुई? RCOH की इस H परमाणु यानी एक तरह से हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन के रूप में जो है वो मुक्त कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड्स H+ आयन देते हैं वो अपन कह सकते हैं साधारण भाषा में भी कि एसिडिक नेचर शो करेंगे। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियाँ क्या क्या हैं। तो पहला मेथड क्या है, इसको अल्कीन के ऑक्सीकरण से बनवा सकते हैं, यानी कोई भी अल्कीन लिया अपन ने उसकी क्षारीय KMnO4 या हाइड्रोलिसिस करा दें अपन, तो प्रोडक्ट क्या आएगा RCOH प्लस R-COH। जैसे 2-ब्यूटीन कंपाउंड लिया अपन ने, 2-ब्यूटीन के अंदर ये KMnO4 और OH माइनस हाइड्रोलिसिस करवाया तो 2 मोल एसिटिक अम्ल की प्राप्त हो गई। ऐसे ही अल्कीन की ओजोनाइड के द्वारा रिएक्शन करा दें अपन, तो कोई भी अल्कीन लिया O3 के साथ रिएक्शन कराई, पहले ओजोनाइड बन गया, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो टूट गया। यानी सीधी सी भाषा में जहाँ डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो 2 कार्बन है उतने ही कार्बन वाले आगे उत्पाद के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। जैसे 2-ब्यूटीन है तो 2-ब्यूटीन के अंदर बीच में से इसको तोड़ देंगे अपन डबल बॉन्ड को, तो तोड़ने के बाद जो है 2 मोल एसिटिक अम्ल के प्राप्त होते हैं। और अगर ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे अपन तो पहले ओजोनाइड बन जाएगा और ओजोनाइड का फिर आगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक अम्ल ही प्राप्त होगा। दूसरा, प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से भी करवा सकते हैं अपन। प्राथमिक एल्कोहल लिया, उसकी KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई तो RCHO बन गया पहले तो, और RCHO का फिर ऑक्सीडेशन करा दिया अम्लीय, तो पोटेशियम परमंगनेट से कराएंगे तो RCOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया। ऐसे ही आइसोब्यूटिल एल्कोहल लिया अपन ने, आइसोब्यूटिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया तो 2-मेथिल प्रोपेनॉल बन गया, और 2-मेथिल प्रोपेनॉल को फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड जो है वो प्राप्त होगा। बेंजिल एल्कोहल लिया, बेंजिल एल्कोहल का अगर पोटेशियम परमंगनेट की उपस्थिति में अपन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पहले बेंजिल्डिहाइड बनता है और फिर बेंजिल्डिहाइड को KMnO4 से रिएक्ट कराएंगे तो बेंजोइक अम्ल जो है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अपन एल्डिहाइड से जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का संश्लेषण कर सकते हैं।
दूसरा और मेथड है इसके अंदर, जैसे मान लो अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड का भी अपन जैसे टोल्यूइन ले लिया अपन ने, तो टोल्यूइन का पोटेशियम परमैंगनेट और क्षारीय के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे और उस उत्पाद का हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, टोलिक एसिड। और अगला मेथड अपन कर सकते हैं मेथिल कीटोन के ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो जैसे मान लो एसीटोन ले लिया अपन ने, एसीटोन की रिएक्शन जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन कराई अपन ने X2 प्लस NaOH, तो एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया और इस एसिटिक अम्ल से फिर क्लोरोफॉर्म जो है वो निकल जाता है। ऐसे ही एसीटोफिनोन लिया अपन ने, एसीटोफिनोन की रिएक्शन जो है क्लोरीन या NaOH के साथ कराएं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो बेंजोइक एसिड जो है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं, क्लोरोफॉर्म का क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोलिसिस करवाएं इसका तो फॉर्मिक एसिड बनता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड जो है वो निकल जाता है। अन्य मेथड भी हैं, जैसे मान लो नाइट्राइल्स ले लिया अपन ने, एरिल साइनाइड्स ले लिए, तो इस नाइट्राइल्स का अगर पूर्ण जल अपघटन करते हैं तो RCN ग्रुप जो है वो COH में बदल जाता है और अमोनिया जो है वो निकलती है। जैसे HCN ले लिया, हाइड्रोलिसिस कराया, पूर्ण जल अपघटन, तो नाइट्राइल समूह का पूर्ण जल अपघटन कराने पर ये CN समूह जो है COH में बदल जाएगा और अमोनिया जो है नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में निकल जाती है। CH3CN एथेन नाइट्राइल लिया अपन ने, तो पहले अगर एक जल का अणु लेंगे तो एसिटामाइड बनेगा, फिर पुनः इसका एसिटामाइड का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो अमोनिया निकल जाएगी, एसिटिक एसिड प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बेंजोनाइट्राइल जो है, इससे अपन बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के द्वारा। फिर इसका डेरिवेटिव के रूप में जो है अम्ल व्युत्पन्न के जल अपघटन के द्वारा ही बना सकते हैं। अम्ल के डेरिवेटिव जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव में, जैसे एस्टर ले लिया, एस्टर का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एथिल अल्कोहल निकल जाएगा। अल्केनोइल क्लोराइड लिया अपन ने, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो RCOH बनेगा और HCl निकल जाएगा। फिर अगर मान लो अमाइड लिया अपन ने, अमाइड, तो अमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अमोनिया निकल जाएगी, ये RCOH बनेगा। और अल्केनोइक अनाइडाइड लिया तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एक RCOH निकल जाएगा, यानी उत्पाद के रूप में भी अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। फिर ग्रिग्नार रिएजेंट से बना सकते हो आप। ग्रिग्नार रिएजेंट के अंदर आपने लिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो ये इंसर्ट हो जाएगी CO2 जो है, इस कार्बन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो मेथिल और मैग्नीशियम के बीच में CO2 इंसर्ट होकर के ये कंपाउंड CH3COMgX बन जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड प्लस MgX और OH जो वो निकल जाएंगे। ऐसे ही मान लो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन कराई CO2 से तो ये इंसर्ट हो गई CO2 बीच में, फिर हाइड्रोलिसिस कराया तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। ऐसे ही तृतीयक ब्यूटिल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया अपन ने, CO2 का इंसर्शन करा दिया तो ये प्रोडक्ट बन गया, और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक एसिड यानी 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनोइक अम्ल जो प्रोडक्ट बन गया। ऐसे अल्कनेन डाइकार्बोक्सिलिक या डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के डिकार्बोक्सिलेशन से बना सकते हैं। मान लो ऑक्जेलिक एसिड ले लिया अपन ने, तो ऑक्जेलिक एसिड को अगर गर्म करें तो CO2 निकल जाएगी, फॉर्मिक एसिड बनेगा। ऐसे ही मेलोनिक एसिड ले लिया अपन ने, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मेलोनिक एसिड का भी अगर गर्म करते हैं अपन तो इससे एथेनोइक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाएगा अपने को। फिर जो है सोडियम अल्कोक्साइड के कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा भी करवा सकते हैं अपन। सोडियम अल्कोक्साइड लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर से रिएक्शन कराई, RCONA बन गया, और RCONA की HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दें तो RCOH और NaCl जो वो निकल जाता है। NaOH और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट बनता है, सोडियम फॉर्मेट की HCl के साथ रिएक्शन करा दो हाइड्रोलिसिस तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा अपने को। इसी प्रकार से जो है ये रिएक्शंस अपन कर सकते हैं। फिर अल्कीन से ही बना सकते हो, अल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O के साथ कराएं तो RCH2CH2COH बनता है। एथीन ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O हाई प्रेशर तो प्रोपेनोइक एसिड बन गया। और इसके अंदर जो है लास्ट जो रिएक्शन अपन देखते हैं वो क्या है, आर्नट आइस्टर्ट प्रोसेस है। तो इस मेथड के अंदर अल्केनोइल हैलाइड की रिएक्शन जो है अपन डाइएजोमेथेन से करवाते हैं, और ये अल्केनोइल क्लोराइड प्लस डाइएजोमेथेन मिलकर के RCOCHN2 तो डाइएजोमेथेन टाइप कंपाउंड बनता है, और इसमें फिर नाइट्रोजन निकल करके ये कीटीन बनती है, और कीटीन का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं RCH2COH, यानी कुल मिलाकर के हायर जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो प्राप्त होते हैं अपन ने। तो ये आर्नट आइस्टर्ट रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके ऊपर शॉर्ट नोट परीक्षा में पूछ लेते हैं।
तो इसको एक बार दोबारा से देख लो कि इस विधि में एल्केनोइल हैलाइड की अभिक्रिया डायज़ोमीथेन से करते हैं और बने हुए उत्पाद का जल अपघटन करने पर एक कार्बन अधिक वाला एल्केनोइक अम्ल अपने को प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया जो है आरोहण श्रेणी में प्रयुक्त होती है। आरोहण का मतलब असेंडिंग सीरीज के अंदर एक कार्बन अगर बढ़ाना हो श्रृंखला से तो RCOCl है और साथ में डायज़ोमीथेन ले रहे हैं तो CH2 एक और इंसर्ट होकर के RCO